हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम क्लास 12th का कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का जो आपका टर्म 2 का सिलेबस है वो कवर कर रहे हैं। और उसी सीक्वेंस में एट प्रेजेंट जो है हमारी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाली यूनिट जो है वो चल रही है। डाटाबेस मैनेजमेंट में जो है हम अभी 2 चैप्टर्स जो हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर में हमने थ्योरी पढ़ी थी कि रिलेशनल डाटा मॉडल जो है वो क्या होता है, उसमें कौन कौन सी टर्म्स होती हैं, क्या चीज़ें होती हैं। सेकेंड चैप्टर में हमने एसक्यूएल की बेसिक क्वेरीज पढ़ी कि सेलेक्ट कमांड क्या होती है, उसमें कैसे हम कॉलम स्पेसिफाई करते हैं, कैसे रोज सेलेक्ट करते हैं, कैसे रोज पे कंडीशन लगाते हैं। हमने स्ट्रिंग फंक्शंस, न्यूमेरिक फंक्शंस, डेट एंड टाइम फंक्शंस, एग्रीगेट फंक्शंस, उन सब के बारे में पढ़ा। और अब जो ये हमारा चैप्टर चल रहा है इसमें हम डीएमएल कमांड्स पढ़ रहे हैं, डेट इज़ डाटा मैनिपुलेशन कमांड, जहाँ पे हम टेबल क्रिएट करना सीख रहे हैं। टेबल में डाटा कैसे इंसर्ट करना है, कैसे अपडेट करना है, कैसे डिलीट करना है, वो सब कुछ आज की क्लास में जो हम करने जा रहे हैं वो टेबल क्रिएशन का पार्ट है। क्योंकि टेबल जब हम क्रिएट करते हैं तब हम उस पर कुछ कंस्ट्रेंट लगाते हैं जो कि हमारे डाटा पर चेक्स रखते हैं, यानी कि जो डाटा टेबल में एंटर होगा वो किन कंडीशंस को स्पेसिफाई करना चाहिए, वो कंडीशंस हम टेबल क्रिएशन के टाइम पे मेंशन करते हैं और उन कंडीशंस को हम कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। हमारे पास बेसिकली 5 टाइप के कंस्ट्रेंट्स होते हैं: यूनिक कंस्ट्रेंट, नॉटनल कंस्ट्रेंट, चेक कंस्ट्रेंट, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट एंड फॉरेन की कंस्ट्रेंट। आज हम इन पांचों कंस्ट्रेंट्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। कुछ कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो बहुत इजी हैं, बट जैसे आपका फॉरेन की कंस्ट्रेंट है वो थोड़ा सा टिपिकल होता है। तो कंस्ट्रेंट्स में आपको जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक जो है ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिक कंस्ट्रेंट, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, यूनिक यानी कि हर वैल्यू जो है वो यूनिक होनी चाहिए। कोई भी रिपीटेड वैल्यू आपके कॉलम में नहीं होनी चाहिए। अगर हम ऐसा चाहते हैं तो हम उस पर यूनिक कंस्ट्रेंट लगाते हैं, यानी कि जिस भी कॉलम की डेफिनेशन के सामने आपने यूनिक कंस्ट्रेंट जो है वो मेंशन कर दिया तो उस कॉलम के अंदर कोई भी रिपीटेड वैल्यू एंटर नहीं हो सकती। उस कॉलम की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो क्या होंगी, यूनिक होंगी। This constraint ensure that no two rows have the same value in the specified column। तो यूनिक कंस्ट्रेंट जो है वो ये इंश्योर करता है कि जिस कॉलम के ऊपर आपने ये कंस्ट्रेंट अप्लाई किया है उस कॉलम के अंदर किन्हीं भी 2 रोज में सेम वैल्यू नहीं होनी चाहिए, यानी कि उस कॉलम में कोई भी रिपीटेड वैल्यू नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यूनिक कंस्ट्रेंट्स अप्लाइड ऑन ई कोड ऑफ एम्प्लॉय टेबल ensure that no rows have the same e-code value। मान लीजिए आपने अपनी एम्प्लॉय टेबल, ये हमारा, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि ये हमारे इस चैप्टर की जो है वो सेकंड वीडियो है। तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप इसमें कई चीज़ें जो हैं वो रिलेट नहीं कर पाएंगे। जैसे अब आपको एम्प्लॉय टेबल जो है वो नहीं पता, तो मेरा ये सजेशन है आपके लिए कि पहले आप इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, आपको चैनल पे प्लेलिस्ट में जो है वो मिल जाएगा और उसके बाद आप इस पार्ट को कंटिन्यू कीजिए। तो जो हमारा एम्प्लॉय टेबल का ई कोड कॉलम है, यानी कि जिसमें हमने एम्प्लॉयज़ के कोड स्टोर किए हैं, तो अगर हम उस पर यूनिक कंस्ट्रेंट अप्लाई कर देते हैं तो इसका क्या मतलब है कि किन्हीं भी 2 एम्प्लॉयज़ का कोड जो है वो सेम नहीं हो सकता। अप्लाई जो है कैसे करेंगे, हमने क्रिएट टेबल की कमांड ये पढ़ी ली थी कि क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, और ये जो है हम इस तरीके से कॉलम और उनके डाटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि उस कॉलम में नल वैल्यू अलाउड ना हो तो हम उस कॉलम की डेफिनेशन के आगे नॉट नल मेंशन कर देते हैं। तो इतना पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके थे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू जो है वो यूनिक हो, यानी कि कोई रिपीटेड वैल्यू इस कॉलम में ना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस कॉलम की डेफिनेशन के आगे हम यूनिक की जो है वो मेंशन करेंगे। ठीक है, तो कॉलम का नेम, उसका डाटा टाइप, उसके बाद जो भी कंस्ट्रेंट हमें उस पर अप्लाई करना होता है हम वो मेंशन करते हैं। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में अच्छे से समझाया था। तो यहाँ पे हमने इसमें 2 कंस्ट्रेंट लगाए हैं। एक तो नॉट नल कंस्ट्रेंट, यानी कि ई कोड जो है वो कभी भी नल नहीं हो सकता, और दूसरा कंस्ट्रेंट हमने क्या लगाया है, यूनिक, यानी कि ई कोड की वैल्यू जो है वो रिपीटेड नहीं हो सकती।
After the application of this constraint, all subsequent SQL statements are executed, ensuring that the condition posed by this constraint is met. तो जब हम ये कंस्ट्रेंट जो है वो अप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद जितनी भी एसक्यूएल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट की जाती हैं वो सब ये इंश्योर करती हैं कि ये कंस्ट्रेंट जो है वो फुलफिल हो, यानी कि इस कंस्ट्रेंट की हेल्प से जो कंडीशन आपके कॉलम पे इम्पोज्ड की गई है वो हर बार मेट हो, यानी कि इस कॉलम में कोई भी रिपीटेड वैल्यू एंटर ना हो. In other words, the value being entered or modified must ensure that the column echoes value is not already existing in the table. तो जब भी आप कोई न्यू रो एंटर करोगे या किसी रो को मॉडिफाई करोगे तो वो हमेशा ये इंश्योर करेगा कि ई कोड की जो वैल्यू आप इंसर्शन या अपडेशन के टाइम पे डाल रहे हो वो ई कोड की वैल्यू ऑलरेडी टेबल में एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए. Figure 13.1 illustrates this very concept. This constraint when applied to columns ensure that there cannot exist more than one null value in the column. जब हम ये कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं किसी कॉलम पे तो उस कॉलम में नल वैल्यू भी जो है वो एक से ज़्यादा नहीं हो सकती. अब यहाँ पर देखिए ये जो आपका 13.1 है ये यूनिक कंस्ट्रेंट को आपको रिप्रेजेंट कर रहा है. ये आपके पास ऑलरेडी एक एम्प्लॉय टेबल है, इसमें ये ई कोड की वैल्यू है 1101, 1102, 1103, 1104, 1105. अब आपको इस टेबल में एक न्यू रो इंसर्ट करनी है. सपोज जो आप इंसर्ट कर रहे हैं वो रो ये वाली है जिसमें आपने ई कोड वैल्यू 1105, नेम जैनब, जेंडर फीमेल, ग्रेड M1 एंड ग्रोस जो है ग्रोस सैलरी 21,000 दी. लेकिन जब आप इस रो को एंटर करेंगे तो आपको क्या शो होगा? एरर मैसेज शो होगा. एरर मैसेज क्यों शो होगा? क्योंकि यहाँ पे जो ई कोड की वैल्यू है वो आपकी टेबल में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, तो इसलिए आप इस रो को टेबल में इंसर्ट नहीं कर सकते. यहाँ पे ये देखिए ये मैसेज भी शो हो रहा है कि एरर जो है वो क्यों हुआ. द रीजन बिहाइंड इट इज द वॉयलेशन ऑफ यूनिक कंस्ट्रेंट ऑन ई कोड कॉलम, क्योंकि यहाँ पे ये रिपीटेड वैल्यू है जो कि यूनिक कंस्ट्रेंट को वॉयलेट कर रही है, इसीलिए ये इंसर्शन जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ. तो ये तो था आपका यूनिक कंस्ट्रेंट. अब हम आ जाते हैं प्राइमरी की कंस्ट्रेंट पे. जब भी हम अभी तक हमने जितनी भी वीडियोस की हैं उन सभी वीडियोस में हमने प्रैक्टिकल जो है वो साथ साथ किया है, लेकिन आज की वीडियो में पहले हम सारे के सारे कंस्ट्रेंट्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है हम क्रिएट टेबल वाली कमांड के थ्रू उसे प्रैक्टिकली करके देखेंगे. तो एक बार पहले हम सारे कंस्ट्रेंट्स को डिटेल में समझेंगे और उसके बाद जो है हम प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करेंगे. तो नेक्स्ट जो हमारा कंस्ट्रेंट है वो है प्राइमरी की कंस्ट्रेंट. प्राइमरी की कंस्ट्रेंट जो है वो काफ़ी हद तक यूनिक कंस्ट्रेंट से सिमिलर होता है. दिस कंस्ट्रेंट्स डिक्लेयर अ कॉलम एज द प्राइमरी की ऑफ द टेबल. प्राइमरी की कंस्ट्रेंट का यूज़ क्या होता है कि उससे हम टेबल की प्राइमरी की को डिक्लेयर करते हैं. जिस भी कॉलम को हम प्राइमरी की बनाना चाहते हैं उस कॉलम के साथ हम प्राइमरी की कंस्ट्रेंट जो है वो ऐड कर देते हैं. This constraint is similar to unique constraint except that only one column or one group of columns can be applied in this constraint. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये constraint जो है वो unique constraint से similar होता है, तो ये जो है इसकी बाकी प्रॉपर्टीज यूनिक कंस्ट्रेंट जैसी ही होती हैं, बट डिफरेंस क्या है कि प्राइमरी की कंस्ट्रेंट जो है वो आप सिर्फ एक बार अप्लाई कर सकते हो, यानी कि या तो किसी एक सिंगल कॉलम पे अप्लाई कर सकते हो और अगर आपको ग्रुप ऑफ कॉलम्स को प्राइमरी की बनाना है तो उन ग्रुप ऑफ कॉलम्स पे इसे अप्लाई करोगे. लेकिन आप प्राइमरी की कंस्ट्रेंट को जो है एक से ज़्यादा बार अपनी टेबल में यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन यूनिक कंस्ट्रेंट जो है वो आप अलग अलग कॉलम्स पे अप्लाई कर सकते हो. हमें पता है लास्ट चैप्टर में हमने प्राइमरी की के बारे में पढ़ा था कि प्राइमरी की क्या होती है. तो हमें ये पता है कि प्राइमरी की जो है वो टेबल में हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होती है. प्राइमरी की हर टेबल में सिर्फ और सिर्फ एक ही होती है. अब वो या तो एक सिंगल कॉलम हो सकता है या फिर मल्टीपल कॉलम्स का ग्रुप एज अ प्राइमरी की डिक्लेयर किया जा सकता है. वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, लेकिन होती प्राइमरी की सिर्फ और सिर्फ एक ही है.
द प्राइमरी की कैन नॉट अलाउ नल वैल्यूज। अब ये एक और डिफरेंस होता है यूनिक कंस्ट्रेंट और प्राइमरी कंस्ट्रेंट में, कि यूनिक कंस्ट्रेंट में नल वैल्यू जो है वो अलाउड होती है, बट प्राइमरी की कंस्ट्रेंट में नल वैल्यू अलाउड नहीं होती है। यानी कि अगर आपने किसी कॉलम को या ग्रुप ऑफ कॉलम्स को प्राइमरी की डिक्लेयर किया है तो आप उनमें नल वैल्यूज एंटर नहीं कर सकते। दस दिस कंस्ट्रेंट मस्ट बी अप्लाइड टू कॉलम्स डिक्लेयर्ड एज नॉट नल। तो जिन कॉलम्स को हम प्राइमरी की डिक्लेयर करते हैं, यानी कि जिस कॉलम को हम प्राइमरी की डिक्लेयर करते हैं या जिन ग्रुप्स ऑफ कॉलम को हम प्राइमरी की डिक्लेयर करते हैं, वो सभी कॉलम्स जो हैं नॉट नल हमारे होने चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट। अब ये देखिए, अगर आपको किसी भी कॉलम को प्राइमरी की डिक्लेयर करना है तो आप उस कॉलम की डेफिनेशन के आगे जो है इस तरीके से प्राइमरी की कंस्ट्रेंट ऐड कर देंगे। अगर आपको यूनिक कंस्ट्रेंट अप्लाई करना है तो आप यूनिक मेंशन करते हैं, अगर आपको प्राइमरी की कंस्ट्रेंट ऐड करना है तो आप यहाँ प्राइमरी की मेंशन करते हैं। There are differences between unique and primary key constraint, though both ensure unique values for each row in a column, but unique allow null values, whereas primary key does not. हालांकि यूनिक कंस्ट्रेंट और प्राइमरी की कंस्ट्रेंट जो है उनमें ये सिमिलैरिटी होती है कि दोनों ही कंस्ट्रेंट जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं हर रो को, लेकिन डिफरेंस क्या है कि यूनिक जो है वो नल वैल्यूज अलाउ करता है, बट प्राइमरी की कंस्ट्रेंट जो है नल वैल्यूज अलाउड नहीं करता। और साथ ही साथ यूनिक कंस्ट्रेंट जो है वो आप मल्टीपल टाइम्स अप्लाई कर सकते हैं अपनी टेबल में, बट प्राइमरी की कंस्ट्रेंट आप सिर्फ और सिर्फ एक बार अप्लाई कर सकते हैं। Also there can exist multiple columns with unique constraint in a table, but there can exist only one column और वन कॉम्बिनेशन विद प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। तो जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया, तो आई होप प्राइमरी की कंस्ट्रेंट आपको समझ आ गया होगा। बट प्राइमरी की कंस्ट्रेंट को समझने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि प्राइमरी की क्या होती है और उसका हमारी टेबल में क्या रोल होता है। ये हमने हमारे 11th चैप्टर में जब रिलेशनल डाटा मॉडल पढ़ा था, वहाँ हमने सारी कीज़ के बारे में पढ़ा था, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, फॉरेन की। तो वहाँ हमने कीज़ को डिटेल में डिस्कस किया था। तो अगर आपको प्राइमरी की के बारे में कोई भी डाउट्स हैं तो आप वो वीडियोस जो है रेफर कर सकते हैं। आपको चैनल पे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जो प्लेलिस्ट है DBMS वाली, उसमें आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा कंस्ट्रेंट है वो है डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। अ डिफॉल्ट वैल्यू कैन बी स्पेसिफाइड फॉर अ कॉलम यूजिंग द डिफॉल्ट क्लॉज। जब हम कोई भी कॉलम में अगर हम ये चाहते हैं कि उस कॉलम में जो है अगर यूज़र ने वैल्यू एंटर नहीं की है तो उस टाइम उस कॉलम में नल की जगह कोई वैल्यू, स्पेसिफाइड वैल्यू जो है वो ऐड हो जाए, तो उसे हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अब जब भी हम टेबल में डाटा एंटर करवाते हैं तो यूज़र जो है टेबल के कॉलम्स के लिए वैल्यू मेंशन करते हैं, बट मान लीजिए यूज़र ने किसी कॉलम के लिए वैल्यू एंटर नहीं की, तो उस केस में क्या होगा कि उस कॉलम में नल चला जाएगा। अगर वो कॉलम नॉट नल डिक्लेयर्ड है तो फिर आपको एरर मैसेज शो हो जाएगा, क्योंकि फिर आप उस कॉलम को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। और अगर उस कॉलम में नॉट नल कंस्ट्रेंट नहीं लगा है, तो अगर आपने उस कॉलम की वैल्यू नहीं दी है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें नल स्टोर हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर यूज़र ने कोई वैल्यू एंटर नहीं की है किसी पर्टिकुलर कॉलम में, तो उस कॉलम के अंदर नल की जगह कोई स्पेसिफाइड वैल्यू एंटर हो, तो उस वैल्यू को हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट की हेल्प से मेंशन कर सकते हैं। When a user does not enter a value for the column, automatically the defined default value is inserted in the field। तो जब हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट का यूज़ करते हैं तो जिस भी कॉलम पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट अप्लाइड है, तो अगर यूज़र ने उस कॉलम की वैल्यू एंटर नहीं की तो ऑटोमेटिकली जो आपने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट में वैल्यू मेंशन की है वो वैल्यू उस फील्ड में एंटर हो जाएगी। डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे मेंशन करते हैं ये देखिए। मान लीजिए जो ग्रेड कॉलम है आप उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना चाहते हैं, यानी कि अगर यूज़र ने अब किसी एम्प्लॉय का ग्रेड एंटर नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके ग्रेड में क्या एंटर हो जाए, इवन। तो वो हम किस तरीके से मेंशन करेंगे, इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ डिफ़ॉल्ट क्लॉज। हम यूनिक कंस्ट्रेंट हमने यूनिक कीवर्ड की हेल्प से मेंशन किया, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट प्राइमरी की कीवर्ड की हेल्प से, और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट हम डिफ़ॉल्ट कीवर्ड की हेल्प से मेंशन करेंगे। तो डिफ़ॉल्ट और उसके बाद हम वो वैल्यू मेंशन करेंगे जो हम उसमें इंसर्ट करना चाहते हैं।
According to above command, if no value is provided for grade, the default value of E1 will be entered. तो यानी कि अगर यूज़र ने कोई भी वैल्यू जो है ग्रेड की प्रोवाइड नहीं की है तो उस केस में उस ग्रेड में क्या एंटर हो जाएगा, E1 एंटर हो जाएगा. The data type of default value has to be compatible with the data type of column to which it is assigned. अब हम डिफ़ॉल्ट में जो भी वैल्यू मेंशन कर रहे हैं, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उस वैल्यू का डाटा टाइप जो है वो हमारे कॉलम के डाटा टाइप से कंपैटिबल होना चाहिए. यानी कि हमने कॉलम को जो डाटा टाइप एलोकेट किया है, हमारी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो उसी डाटा टाइप की होनी चाहिए. तो यहाँ आप देख सकते हैं ग्रेड का डाटा टाइप जो था वो कैर टाइप था और मैक्सिमम उसकी लेंथ कितनी हो सकती थी, 2 कैरेक्टर्स. तो यहाँ हमने जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी वो भी उसी से रिलेटेड दी है. इंसर्शन ऑफ नल एज अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज पॉसिबल ओनली इफ द कॉलम डेफिनेशन परमिट्स. जब आपने कोई वैल्यू नहीं डाली तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका नल जो है वो एंटर होता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ उसी केस में हो सकता है अगर यूज़र ने अलाउ किया है नल वैल्यूज़ उस कॉलम में. अगर उस कॉलम पे ऑलरेडी नॉट नल अप्लाइड है तो उस केस में उसमें नल वैल्यू जो है वो एज ए डिफ़ॉल्ट वैल्यू एंटर नहीं हो सकता. अ कॉलम कैन हैव ओनली वन डिफ़ॉल्ट वैल्यू. हर कॉलम के लिए जो है सिर्फ एक ही डिफ़ॉल्ट वैल्यू एलोकेट की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ डिफ़ॉल्ट कीवर्ड. आप एक से ज़्यादा डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो है वो किसी भी कॉलम के लिए यूज़ नहीं कर सकते. नाउ आवर नेक्स्ट कंस्ट्रेंट इज चेक कंस्ट्रेंट. चेक कंस्ट्रेंट जो है ये हम इसलिए लगाते हैं कि हम जब भी टेबल में वैल्यूज़ इंसर्ट करवा रहे हैं तो अगर हम चाहते हैं किसी पर्टिकुलर कॉलम के लिए कि उसकी वैल्यूज़ जो है वो इस कंडीशन को फुलफिल करनी चाहिए, तो वो कंडीशन जो है हम चेक कंस्ट्रेंट की हेल्प से अपने कॉलम पे अप्लाई कर देते हैं. This constraint limits values that can be inserted into a column of a table. तो टेबल के कॉलम में जो है वो कौन सी वैल्यूज एंटर कर सकते हैं, ये कंडीशन हम चेक कंस्ट्रेंट की हेल्प से टेबल पे अप्लाई करते हैं. फॉर इंस्टेंस कंसिडर द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट. ये आपकी एम्प्लॉय क्रिएट टेबल है कि हमने एम्प्लॉय टेबल क्रिएट की. अब यहाँ पे मान लीजिए आप ये चाहते हैं कि जो ग्रॉस सैलरी है एम्प्लॉयज़ की वो हमेशा 2000 से ग्रेटर होनी चाहिए. तो यूज़र कभी भी बाय मिस्टेक जो है 2000 से लेस वैल्यू जो है वो ग्रॉस में एंटर ना करे, इसलिए हम उस पर चेक कंस्ट्रेंट लगा देते हैं. चेक कीवर्ड की हेल्प से हम चेक कंस्ट्रेंट लगाते हैं और राउंड ब्रैकेट्स में हम क्या करते हैं, वो कंडीशन मेंशन करते हैं जो कंडीशन हमारी वैल्यूज़ को फुलफिल करनी होती है. तो यहाँ पे ग्रॉस वाले कॉलम के लिए हमें क्या कंडीशन चाहिए कि उसकी वैल्यू जो है वो हमेशा 2000 से बड़ी होनी चाहिए. तो इसलिए हमने यहाँ चेक कंस्ट्रेंट लगा दिया डेट चेक ग्रॉस ग्रेटर देन 2000. अब ग्रॉस की वैल्यू अगर 2000 से ग्रेटर होगी तो वो वैल्यू टेबल में इंसर्ट हो जाएगी. अगर ग्रॉस की वैल्यू 2000 या 2000 से कम होगी तो वो आपको जो है एरर मैसेज शो कर देगा. दिस स्टेटमेंट इंश्योर्स दैट द वैल्यू इंसर्टेड फॉर ग्रॉस मस्ट बी ग्रेटर देन 2000. तो ये चेक कंस्ट्रेंट के बाद जो है आपके हमेशा ये इंश्योर होगा कि जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है वो जो वैल्यू एंटर करेगी वो 2000 से ग्रेटर होनी चाहिए. When a check constraint involves more than one column from the same table, it is specified after all the columns have been defined. अगर चेक कंस्ट्रेंट में हमारा एक से ज़्यादा कॉलम का यूज़ हो रहा होता है, सपोज आपको यहाँ पे आपकी ग्रॉस सैलरी है, मान लीजिए आपकी टेबल में 2 कॉलम्स हैं, एक ग्रॉस सैलरी और एक कमीशन, और आप चाहते हैं कि कमीशन की वैल्यू जो है वो हमेशा ग्रॉस सैलरी से कम हो, तो उस केस में आपको अपनी टेबल पे क्या चेक कंस्ट्रेंट लगाना है, डेट्स चेक कमीशन शुड बी लेस देन ग्रॉस सैलरी. तो यहाँ पे आपके 2 कॉलम्स का यूज़ हो रहा होगा. तो जब हमें चेक कंस्ट्रेंट में एक से ज़्यादा कॉलम का यूज़ करना होता है तो हम उस कंस्ट्रेंट को किसी कॉलम के सामने किसी कॉलम की डेफिनेशन में ना मेंशन करके टेबल के एंड में मेंशन करते हैं. जैसा कि आप यहाँ पर देखिए, ये एक क्रिएट टेबल आइटम्स का उन्होंने एग्जाम्पल लिया है जिसमें पहले उन्होंने सारे क्या किए, जितने उसके कॉलम्स थे वो मेंशन किए, आईकॉड, डिस्क्रिप्शन, रोल एंड QOH. उसके बाद लास्ट में उन्होंने चेक कंस्ट्रेंट लगाया डेट रोल की जो वैल्यू है वो QOH से जो है वो लेस होनी चाहिए. ऑल्दो यहाँ पर ये आपको इतना अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये क्या कॉलम्स हैं, ये क्या टेबल है, हमें कुछ भी यहाँ पे नहीं बताया गया, बट
मैं आपको एम्प्लॉय टेबल से ही एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ कि मान लीजिए आपकी एम्प्लॉय टेबल में जो है कमीशन और ग्रॉस दो कॉलम्स होते हैं, यहाँ पे एक कमीशन का कॉलम और होता, तो उस केस में आप क्या चेक कंस्ट्रेंट लगाना चाहते हैं कि आपका कमीशन जो है वो हमेशा ग्रॉस सैलरी से कम हो। तो वो आप क्या करेंगे कि सारे कॉलम्स की डेफिनेशन फिनिश होने के बाद एंड में आप मेंशन करेंगे चेक कमीशन लेस देन ग्रॉस और उसके बाद अपनी टेबल को क्लोज करेंगे। This statement compare two columns ROL and QOH. Thus, these two columns must be defined before this check constraint. क्योंकि यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल दिया है उसमें चेक कंस्ट्रेंट में आपके दो कॉलम्स यूज हो रहे हैं ROL एंड QOH। तो जब आप चेक कंस्ट्रेंट लगाएं तो उससे पहले इन दोनों की डेफिनेशन आ जानी चाहिए। तो यहाँ से ये आपको क्या कहना चाहता है, अभी मैंने आपको ये बोला था कि जब भी इस तरीके से हमें चेक कंस्ट्रेंट लगाना होता है जो एक से ज़्यादा कॉलम्स इंक्लूड कर रहा है तो हम उसे टेबल के एंड में लिखते हैं, बट ये सिर्फ एक सजेशन होता है क्योंकि इससे कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता। पहले आप अपने सारे कॉलम्स की डेफिनेशन कंप्लीट कीजिए और लास्ट में जो है कंस्ट्रेंट्स को ऐड कर दीजिए। लेकिन अगर आप कंस्ट्रेंट इन बिटवीन भी कहीं पे ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। बस कंडीशन क्या है कि उस कंस्ट्रेंट में जिन कॉलम्स का यूज कर रहे हैं उन कॉलम्स की डेफिनेशन पहले डिफाइंड हो चुकी होनी चाहिए। चेक कंस्ट्रेंट्स कैन कंसिस्ट ऑफ, अब चेक कंस्ट्रेंट में आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, अ लिस्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स एक्सप्रेशन स्पेसिफाइड यूजिंग इन ऑपरेटर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 12th चैप्टर में। इन ऑपरेटर की हेल्प से आप जो है लिस्ट मेंशन कर सकते हैं। तो चेक कंस्ट्रेंट में जो है आप इन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं जैसे आपने वेयर क्लॉज में किया था। DESC कैर 20, अब यहाँ पे आप देखिए ये ऊपर जो आपकी आइटम टेबल थी यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन एक कॉलम है जो कि कैरेक्टर टाइप का है जिसकी लेंथ क्या है 20 है। मान लीजिए आप इसमें चेक कंस्ट्रेंट लगाना चाहते हैं कि डिस्क्रिप्शन की वैल्यू जो है वो सिर्फ क्या होनी चाहिए, नट बोल्ट स्क्रू रेंच नील। तो ये आप कैसे करेंगे, इसी के सामने आप क्या लगाएंगे, चेक कंस्ट्रेंट दैट चेक डिस्क्रिप्शन इन, इस तरीके से ये जो है आप चेक कंस्ट्रेंट पूरा का पूरा स्पेसिफाई कर देंगे। अब यहाँ पे ये इन्होंने नेक्स्ट लाइन में किया हुआ है, आप इसे इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे तो ये आपको ज़्यादा रिप्रेजेंटेबल लगेगा और अच्छे से समझ भी आएगा। रेंज ऑफ कांस्टेंट एक्सप्रेशन स्पेसिफाइड यूजिंग बिटवीन ऑपरेटर। तो वेयर क्लॉज में आपने कंडीशनिंग के लिए जितने ऑपरेटर पढ़े थे वो सभी ऑपरेटर्स जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इन ऑपरेटर लिस्ट के लिए यूज किया था, तो यहाँ भी अगर चेक कंस्ट्रेंट में आपको लिस्ट प्रोवाइड करनी है कि आपके कॉलम की वैल्यू जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसी लिस्ट से बिलोंग करनी चाहिए तो वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई रेंज स्पेसिफाई करनी है, जैसे कि आपको स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करने हैं, आप चाहते हैं कि मार्क्स जो है वो सिर्फ 0 से 100 के बीच ही होने चाहिए क्योंकि आपके मिनिमम मार्क्स 0 हैं और मैक्सिमम मार्क्स जो हैं 100 हैं, तो उसके लिए आप रेंज फंक्शन यूज कर सकते हैं। और रेंज हम किसकी हेल्प से अप्लाई करते हैं, बिटवीन ऑपरेटर की हेल्प से। तो यहाँ पे जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है ये बिटवीन ऑपरेटर का कि अगर आपको प्राइस पे जो है चेक कंस्ट्रेंट लगाना है तो प्राइस आपका डेसिमल टाइप का है, उस पर आप चेक कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं, चेक प्राइस बिटवीन 253 एंड 770 की प्राइस की वैल्यू जो है वो 253 से 770 के बीच होनी चाहिए। तो बिटवीन ऑपरेटर का यूज भी आप इस तरीके से कर सकते हैं रेंज मेंशन करने के लिए। अ पैटर्न स्पेसिफाइड यूजिंग लाइक, आपने लाइक ऑपरेटर पढ़ा था जिसकी हेल्प से हम पैटर्न मैचिंग करते हैं, तो वो लाइक ऑपरेटर का यूज भी आप चेक कंस्ट्रेंट के अंदर कर सकते हैं। ये सारे ऑपरेटर्स हमने लास्ट जो चैप्टर था 12th चैप्टर उसमें बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं, इसीलिए मैं यहाँ ज़्यादा इन पे फोकस नहीं कर रही हूँ क्योंकि जिस पे हम ऑलरेडी बहुत टाइम कंज्यूम कर चुके हैं उसे दोबारा से टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप प्लेलिस्ट से ये वाली वीडियोस जो हैं चेक कर सकते हैं। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन मिल जाएगा कि उस वीडियो में क्या जो है एक्सप्लेन किया गया है, इवन उसके थंबनेल पर भी मेंशन्ड है, तो इसलिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ढूंढने के लिए, तो आप इन वीडियोस को जो है वो देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी गिव अ डेट इन कैरेक्टर फॉर्मेट देन वी मे चेक डेट नॉट नल। अब यहाँ पे देखिए ये एक कॉलम है ऑर्डर डेट जिसका नाम रखा गया है और डेट, और ये इन्होंने कैरेक्टर टाइप का लिया है, इसकी लेंथ जो है वो 10 कैरेक्टर्स की है। अब जनरली डेट के लिए हमारे पास अलग से डेट एंड टाइम फॉर्मेट
जो है होता है। बट यहाँ पे इन्होंने डेट एंड टाइम फॉर्मेट नहीं लिया, इन्होंने कैरेक्टर फॉर्मेट लिया है। तो अब डेट जो है वो कैरेक्टर फॉर्मेट में जब एंटर होगी तो उसमें या तो हाइफन या फिर स्लैशेस का यूज होगा, लेकिन कई लोग जो है वो सिंपली जैसे 3rd of Feb, 2nd of March इस तरीके से भी एंटर कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे चेक कंस्ट्रेंट का यूज किया गया कि जो ऑर्डर डेट है वो उसका पैटर्न क्या होना चाहिए। अब पैटर्न मैचिंग के लिए हम लाइक ऑपरेटर यूज करते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने किया ऑर्डर डेट लाइक 2 कैरेक्टर्स, यानी कि यहाँ पे आप कोई भी कैरेक्टर्स देंगे, फिर उसके बाद स्लैश, फिर 2 कैरेक्टर्स, यानी कि पहले 2 कैरेक्टर डेट के लिए हो गए, फिर 2 कैरेक्टर मंथ के लिए हो गए, फिर से स्लैश और फिर 4 कैरेक्टर्स का आपका ईयर। तो इस तरीके से आपको डेट जो है वो एंटर करनी है। अगर वो इस फॉर्मेट में नहीं होगी तो वो वैल्यू टेबल में इंसर्ट नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है मल्टीपल कंडीशन। अगर आपको चेक कंस्ट्रेंट में मल्टीपल कंडीशन अप्लाई करनी है तो और एंड लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करके आप वो कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये उसी का एग्जाम्पल आपको दिया है। जब हम टेबल क्रिएट करेंगे तो हम इसे अच्छे से देखेंगे, हम अपनी टेबल पे भी मल्टीपल कंडीशंस लगा के जो है चेक करेंगे। अब यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है, अगर आप इस कंडीशन को समझेंगे तो एक बार खुद से सोच के देखिए कि जो ये आपका चेक कंस्ट्रेंट है वो आपके कॉलम में जो है कौन सी वैल्यूज़ को अलाउ करेगा। अब यहाँ पर देखिए, ये एक किसी भी पर्टिकुलर कॉलम पे ये कंस्ट्रेंट नहीं लगाया, यानी कि ये एक ऐसा कंस्ट्रेंट है जिसमें आपके मल्टीपल कॉलम्स का यूज़ हो रहा है। और यहाँ कौन कौन से कॉलम यूज़ हो रहे हैं? डिस्काउंट कॉलम और सिटी कॉलम। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब अगर आपके डिस्काउंट की वैल्यू जो है वो 0.15 है तो वहाँ सिटी की वैल्यू जो है हिसार होनी चाहिए, यानी कि अगर सिटी कॉलम में हिसार है तो डिस्काउंट जो है वो 0.15 होना चाहिए, और अगर डिस्काउंट 0.15 है तो सिटी जो है वो क्या होनी चाहिए? हिसार होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर डिस्काउंट जो है वो 0.13 है तो सिटी जो है जयपुर होनी चाहिए, और अगर सिटी जयपुर है तो डिस्काउंट जो है 0.13 होना चाहिए। सिमिलरली अगर डिस्काउंट 0.17 है तो सिटी जो है मोहाली होनी चाहिए, और अगर सिटी में मोहाली वैल्यू है तो डिस्काउंट जो है वो 0.17 होना चाहिए। यानी कि ये तीनों ही कंडीशंस जो है ये आपकी गिवन है। अगर डिस्काउंट में जो है 0.15, 0.13 या 0.17 के अलावा कोई और वैल्यू है तो सिटी में भी जो है कोई और वैल्यू एंटर हो सकती है। लेकिन अगर डिस्काउंट की वैल्यू इन तीनों में से कोई वैल्यू है तो उसी के रिस्पेक्टिव वैल्यू जो है सिटी में एंटर होनी चाहिए। तो ये आपका चेक कंस्ट्रेंट जो है वो डिस्काउंट और सिटी पे लगा है कि अगर 0.15 का कॉम्बिनेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ हिसार के साथ है, 0.13 का जो है वो जयपुर के साथ है, और 0.17 का जो है वो मोहाली के साथ है। फॉर एग्जाम्पल इन द फॉलोइंग क्रिएट टेबल स्टेटमेंट, यहाँ पर देखिए ये क्रिएट टेबल स्टेटमेंट है। क्रिएट टेबल कस्टमर, यहाँ पे ये SID है इंटीजर, और इस पे चेक कंस्ट्रेंट लगा है कि इसकी वैल्यू जो है वो 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। लास्ट नेम आपका वेरकेयर टाइप का है 30 कैरेक्टर्स का, और फर्स्ट नेम भी जो है वो वेरकेयर टाइप का है। सिर्फ 3 कॉलम है इस टेबल में। कॉलम SID हैज अ कंस्ट्रेंट, इट्स वैल्यू मस्ट ओनली इंक्लूड इंटीजर्स ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे ये चेक कंस्ट्रेंट लगा है कि इसकी वैल्यू जो है वो 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। सो अटेम्प्टिंग टू एग्जीक्यूट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपको समझ नहीं आ रही होगी क्योंकि अभी तक हमने इंसर्ट कमांड नहीं पढ़ी है कि टेबल्स में वैल्यू जो है वो कैसे इंसर्ट करवाते हैं। ये अभी आगे आने वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे। तो जब भी हमें टेबल में वैल्यूज इंसर्ट करवानी होती हैं, वैल्यू एंटर करवानी होती हैं, उसके लिए हम इंसर्ट कमांड का यूज करते हैं। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, तो यहाँ हमारी टेबल का नाम क्या है? कस्टमर, और उसके बाद वैल्यूज। तो ये तीनों जो है ये कीवर्ड हैं एक तरीके से, इंसर्ट, इनटू और वैल्यूज। और यहाँ पे जो है हम टेबल नेम मेंशन करते हैं। यहाँ हमारी टेबल का नाम कस्टमर है तो इसलिए कस्टमर रखा। इंसर्ट इनटू कस्टमर वैल्यूज, और फिर वैल्यूज के बाद राउंड ब्रैकेट में जो है हम हमारे सारे कॉलम्स की वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इन्होंने क्या वैल्यू एंटर की? -3 गोंजाल्वेज लिंदा। तो यहाँ पे जो SID है इसकी वैल्यू क्या है? -3, जबकि आपने चेक कंस्ट्रेंट लगाया है कि SID की वैल्यू जो है वो 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो क्या ये कमांड जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो पाएगी? नहीं, इसमें आपको एरर मैसेज शो होगा क्योंकि SID की वैल्यू 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, बट यहाँ आपने नेगेटिव वैल्यू इंसर्ट की है। This command should result in an error because the value of SID must be greater than 0, क्योंकि SID की वैल्यू जो है वो 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। But you will find
that your query is executed without checking the condition specified through check constraint. The reason being MySQL ignores check constraint internally. यहाँ पे ये बोल रहा है कि बट यहाँ पे ये क्वेरी जो है वो आपकी बिना इस कंस्ट्रेंट को चेक किए जो है एग्जीक्यूट हो जाएगी, क्योंकि MySQL जो है वो चेक कंस्ट्रेंट को इंटरनली इग्नोर कर देता है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है वो है हमारा फॉरेन की कंस्ट्रेंट। अब फॉरेन की कंस्ट्रेंट को पढ़ने से पहले आपको फॉरेन की के बारे में और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के बारे में जो है क्लैरिटी होनी चाहिए। फॉरेन की और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का टॉपिक अलग से आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पे, जो कि हमने 11th चैप्टर में पढ़ा था, तो वहाँ से आप एक बार इसे गो थ्रू कर लीजिए और फिर यहाँ से आगे कैरी ऑन कीजिए। इन एन RDBMS table references one another through common fields, and to ensure validity of references, referential integrity is enforced. जो हमारा रिलेशनल डाटा मॉडल होता है उसमें टेबल्स जो हैं वो एक दूसरे को कॉमन फील्ड्स के थ्रू रेफर करती हैं, कि हमें जब हमें दो टेबल्स का डाटा जो है एक दूसरे से रिलेट करना है, तो उसे रिलेट करने के लिए हमारे पास कोई कॉमन चीज़ होनी चाहिए जिससे हम रिलेट कर पाएँ। अब हमारे पास एक एम्प्लॉय टेबल है, एक डिपार्टमेंट टेबल है, तो जब हमारे पास जो डिपार्टमेंट हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उन्हीं डिपार्टमेंट्स में काम करेंगे, तो एम्प्लॉय टेबल में भी हम डिपार्टमेंट नंबर स्टोर करेंगे कि एम्प्लॉय जो है वो इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम करता है, और जो डिपार्टमेंट टेबल है वहाँ पे भी हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर होगा कि इस डिपार्टमेंट नंबर का ये नेम है, ये उसका मैनेजर है, ये उसका बिल्डिंग नंबर है। तो यानी कि दोनों टेबल्स में डिपार्टमेंट नंबर एक कॉमन फील्ड है, तभी तो हम दोनों टेबल्स का डाटा रिलेट कर पा रहे हैं। तो अगर आपके पास कॉमन फील्ड नहीं हो और फिर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे कि आपको किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय के मैनेजर का नाम बताना है, तो वो आप कैसे बता पाएंगे, क्योंकि मैनेजर नेम तो आपको कहाँ से मिलेगा, डिपार्टमेंट टेबल से मिलेगा, और जब आपको डिपार्टमेंट नंबर ही नहीं पता तो आप डिपार्टमेंट टेबल को कैसे रेफर करोगे। तो दो टेबल्स जो हैं वो एक दूसरे से रिलेट करने के लिए जो है हमेशा कॉमन फील्ड्स का यूज़ करती हैं, और जब हमारे पास कॉमन फील्ड होती है तो हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इन्फोर्स करते हैं, ताकि जो है वो आप वैलिडिटी को इंश्योर कर सकें। Referential integrity is a system of rules that a DBMS uses to ensure that relationship between records in related tables are valid. Referential integrity जो है वो एक ऐसा सिस्टम है रूल्स का जिसकी हेल्प से DBMS जो है वो ये इंश्योर करता है कि जो आपकी टेबल्स आपस में रिलेटेड हैं उनके रिकॉर्ड्स की जो रिलेशनशिप है वो हमेशा वैलिड रहे, and that users don't accidentally delete or change related data, और जो यूजर्स हैं वो एक्सीडेंटली किसी भी रिलेटेड डाटा को चेंज और डिलीट ना कर पाएँ। जब एक टेबल जो है उसमें दूसरी टेबल का डाटा यूज़ हो रहा है तो उस दूसरी टेबल से उस डाटा को कोई एक्सीडेंटली डिलीट और चेंज ना कर पाए, क्योंकि अदरवाइज आपकी टेबल का डाटा जो है वो इनवैलिड हो जाएगा उस केस में। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज इंश्योर्ड थ्रू फॉरेन की कंस्ट्रेंट, और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को जो है हम इंश्योर किसकी हेल्प से करते हैं, फॉरेन की कंस्ट्रेंट से। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी एक्चुअली होती क्या है ये हमने डिटेल में पहले पढ़ लिया था, बट हम एसक्यूएल में उसे किसकी हेल्प से अप्लाई करते हैं ये हम यहाँ देख रहे हैं, किसकी हेल्प से, फॉरेन की कंस्ट्रेंट की हेल्प से। दिस इज इम्प्लीमेंटेड एज एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग पैराग्राफ, और इसे यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। Whenever two tables are related by common column or set of columns, then the related columns in the parent table or primary table should be either declared as primary key or unique key, and the related columns in the child table or related table should have foreign key constraint. अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए पेरेंट टेबल या प्राइमरी टेबल कौन सी होती है और चाइल्ड टेबल या रिलेटेड टेबल कौन सी होती है। तो मैं एक बार दोबारा से यहाँ पे आपको ब्रीफ कर देती हूँ कि जब हमारी दो टेबल्स रिलेटेड होती हैं तो उनमें हमेशा रिलेशन कैसे इस्टेब्लिश होता है कि जो हमारी मेन टेबल है उसे हम पेरेंट टेबल या प्राइमरी टेबल कहते हैं, और उस टेबल का जब कोई कॉलम दूसरी टेबल में यूज हो रहा होता है वो कॉलम हमेशा आपका प्राइमरी की होना चाहिए और या फिर यूनिक की होना चाहिए। दोनों में से कोई एक कंस्ट्रेंट उस पर एप्लीकेबल होना ही चाहिए, तभी आप उसे किसी दूसरी टेबल में यूज कर सकते हो
रेफरेंस के लिए, क्योंकि अगर वो यूनिक नहीं है तो आप दूसरी टेबल से उसे रेफरेंस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। और प्राइमरी की और यूनिक की ही ऐसे कंस्ट्रेंट हैं जिसकी हेल्प से आप टेबल में जो है यूनिक वैल्यूज़ इंश्योर करते हो। तो जो आपकी मेन टेबल है उसका जो आपका प्राइमरी की कॉलम है या फिर जो यूनिक की कॉलम है उसे आप दूसरी टेबल में जिसके डाटा को आप रिलेट करना चाहते हो उसमें एज अ फॉरेन की यूज़ कर सकते हो, और उस टेबल को हम चाइल्ड टेबल या रिलेटेड टेबल बोलते हैं। फॉर इंस्टेंस इफ वी हैव फॉलोइंग टू टेबल्स, मान लीजिए आपके पास ये दो टेबल्स हैं, आइटम्स और ऑर्डर्स। आइटम्स में आपके पास कौन कौन से कॉलम्स हैं? आइटम नंबर, डिस्क्रिप्शन, प्राइस एंड QOH। और ऑर्डर में आपके पास कौन कौन से कॉलम्स हैं? ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट, आइटम नंबर एंड क्वांटिटी। आइटम नंबर जो है वो आइटम की प्राइमरी की है, क्योंकि जो अंडरलाइन कॉलम होता है वो हमेशा आपका प्राइमरी की होता है। और ऑर्डर्स टेबल का प्राइमरी की कौन सा कॉलम है? ऑर्डर नंबर। ठीक है, अब ये दोनों टेबल्स जो हैं वो रिलेटेड हैं, किसकी हेल्प से रिलेटेड है? आइटम नंबर की हेल्प से। आइटम नंबर आपका इस कॉलम में भी है, यहाँ पे आपका आइटम का डिस्क्रिप्शन है, और यहाँ पे उस आइटम नंबर का कितना ऑर्डर है, किस डेट को ऑर्डर प्लेस हुआ है, कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर प्लेस हुआ है, ये सब डिटेल स्टोर है। अब ये कॉमन कॉलम है दोनों टेबल्स के अंदर। अब ये कॉलम प्राइमरी की तरह कौन सी टेबल में एक्ट कर रहा है? इस टेबल में। तो यानी कि ये जो आइटम्स टेबल है ये कौन सी टेबल हो गई? पेरेंट टेबल या फिर प्राइमरी टेबल। और ये वाली जो टेबल है ऑर्डर्स टेबल, ये आपकी चाइल्ड टेबल या फिर रिलेटेड टेबल बन गई। ठीक है, तो यानी कि जो कॉमन कॉलम है वो कॉमन कॉलम जिस टेबल में प्राइमरी या यूनिक की होगा वो टेबल आपकी प्राइमरी टेबल और पेरेंट टेबल होगी, और जहां पे वो एज ए रेफरेंस यूज हो रहा होगा वो टेबल आपकी चाइल्ड या फिर रिलेटेड टेबल बन जाएगी। अब क्योंकि ये कॉलम जो है आपका ऑलरेडी किसी टेबल में प्राइमरी की तरह एक्ट कर रहा है, और आप इस कॉलम की वैल्यूज जो है वो उसी टेबल से पिक कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्डर्स में यहाँ पे आइटम नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं? जो आइटम्स आपके पास एग्जिस्ट करती हैं उन्हीं का आइटम नंबर आप यूज करोगे, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती उनका तो यूज कर ही नहीं सकते। यानी कि इस कॉलम में आपकी सिर्फ वही वैल्यूज आ सकती हैं जो आपके आइटम्स टेबल में आइटम नंबर के पास होंगी। तो यानी कि ये कॉलम जो है वो पूरी तरह आइटम्स टेबल वाले आइटम नंबर से रिलेटेड है। तो इसलिए हम ऑर्डर्स टेबल में इस कॉलम पे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉरेन की कंस्ट्रेंट। फॉरेन की कंस्ट्रेंट कैसे डिफाइन करेंगे? बोथ द टेबल्स आर रिलेटेड थ्रू कॉमन कॉलम दैट इज आइटम नंबर। आइटम नंबर कॉलम की हेल्प से दोनों टेबल्स रिलेटेड हैं। The column item number is primary key in the parent table items and it should be declared foreign key in the child table order to enforce referential integrity। क्योंकि आइटम नंबर जो है वो आइटम टेबल में एज अ प्राइमरी की डिक्लेयर्ड है, तो ऑर्डर्स टेबल में हमें उसे फॉरेन की जो है वो डिक्लेयर करना होगा ताकि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट जो है वो इन्फोर्स किया जा सके। That is both table should be created as follows। तो जब आइटम टेबल क्रिएट होगी तो वहां पे ये जो आइटम नंबर है वो आपका प्राइमरी की डिक्लेयर्ड होना चाहिए, और जब आप ऑर्डर टेबल क्रिएट करोगे तो वहां आपका ऑर्डर नंबर तो प्राइमरी की है ही, वहां पे आपको जो आइटम नंबर है उस पे फॉरेन की कंस्ट्रेंट लगाना है। और फॉरेन की कंस्ट्रेंट कैसे लगाते हैं? आइटम नंबर यानी कि कॉलम नंबर, कॉलम नेम, डाटा टाइप, और उसके बाद फॉरेन की कंस्ट्रेंट कैसे लगाएंगे? विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड रेफरेंसेस। रेफरेंसेस के बाद हम क्या लिखेंगे? जो आपका प्राइमरी टेबल में कॉलम नेम होगा वो कॉलम नेम विद टेबल नेम। तो यहाँ पे आपकी प्राइमरी टेबल का नेम क्या था? आइटम्स, और कॉलम नेम क्या था? आइटम नंबर। यहाँ पर आप नोटिस कीजिए कि आपकी जो ऑर्डर टेबल है उसमें भी कॉलम का नाम आइटम नंबर है, और जो आपकी प्राइमरी टेबल है उसमें भी कॉलम का नाम आइटम नंबर है। बट आपके पास ऐसे सिचुएशंस या ऐसे केसेस भी होते हैं कि आपका प्राइमरी टेबल में नाम अलग हो और यहाँ पे जो आपकी फॉरेन टेबल है, चाइल्ड टेबल है, उसमें आपके कॉलम का नाम अलग हो बट दोनों आपस में रिलेटेड हो। जैसे यहाँ पे ये आइटम नंबर है, सपोज इसका पूरा नेम होता ITEMNUMBER, और यहाँ पे जो आपकी टेबल चाइल्ड टेबल है उसमें आपका ITEMNO, सिर्फ इतना ही होता। तो दोनों में नेम जो है वो अलग अलग हो गया, बट हमें पता है कि दोनों में वैल्यूज जो हैं वो सेम है, क्योंकि दोनों ही आइटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भले ही दोनों का नेम जो है वो अलग अलग हो। तो इसलिए हम उसे कैसे मेंशन करते हैं?
रेफरेंसेस, उसके बाद आपकी प्राइमरी टेबल का नेम और ब्रैकेट्स में उसके कॉलम का नेम जिससे कि आप उसे रेफरेंस कर रहे हो। जब हम ये सब कुछ प्रैक्टिकली करेंगे तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगी। बट जब हम कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं तो वो हम क्रिएट कमांड पे लगा रहे हैं और बार बार टेबल क्रिएट करना डिलीट करना जो है वो कंफ्यूजिंग टास्क हो जाएगी। इसलिए मैं सारे कंस्ट्रेंट कंप्लीट करने के बाद आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। और इनफैक्ट आज की क्लास जो है वो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, तो आज अभी हम सिर्फ थ्योरेटिकली इसे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में ये सारे कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे, वहाँ पे आपको इनमें सारी क्लैरिटी आ जाएगी। बट अगर आपने थ्योरी नहीं समझी होगी तो आपको प्रैक्टिकल करने से भी जो है क्लैरिटी नहीं मिलेगी। इसलिए आज की वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए, और फिर नेक्स्ट वीडियो में जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ये चीज़ें आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। Notice that the related column item number in child table order has been declared foreign key through references clause to enforce a foreign key constraint at column level. The syntax to be followed. तो सिंटैक्स ऑल्दो ये ऊपर से आपको क्लियर हो गया होगा, फिर भी इन्होंने यहाँ एक्सप्लिसिटली ये सिंटैक्स दिया है। सबसे पहले आप अपने कॉलम का नाम लिखेंगे, उसका डाटा टाइप लिखेंगे, उसका अगर कोई साइज है तो वो मेंशन करेंगे। उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, रेफरेंसेस नेम यूज करेंगे। ठीक है, रेफरेंसेस के बाद हम हमारी प्राइमरी टेबल यानी कि जो हमारी पेरेंट टेबल है उसका नाम लिखेंगे और राउंड ब्रैकेट में कॉलम का नाम लिखेंगे जो हमारी प्राइमरी टेबल से जिसे हम रेफर कर रहे हैं उस कॉलम का नाम लिखेंगे। अब उसके बाद ये दोनों देखिए ये आपके ऑप्शनल होते हैं। फॉरेन की कंस्ट्रेंट आपका यहाँ तक फिनिश हो गया, रेफरेंसेस, प्राइमरी टेबल नेम, राउंड ब्रैकेट्स में उसका वो कॉलम जिसे हम रेफर कर रहे हैं। अब उसके बाद आप चाहें तो ऑन डिलीट कैस्केड एंड ऑन अपडेट कैस्केड जो है वो यूज कर सकते हैं। इन दोनों का यूज क्या होता है ये मैं अभी आपको समझाऊंगी। ऑल्दो ये जब हमने रेफरेंशियल इंटीग्रिटी पढ़ी थी वहां भी हमने ऑन डिलीट कैस्केड और ऑन अपडेट कैस्केड जो है वो पढ़ा था, बट यहाँ मैं ये आपको एक बार दोबारा से रिपीट करवा दूंगी और आपकी बुक में भी जो है ये क्लियरली मेंशन किया गया है। Here the first column name is the name of the related column in the child table, यानी कि जो ये पहले वाला कॉलम नेम है ये आपकी चाइल्ड टेबल का कॉलम नेम है। एंड द कॉलम नेम appearing after references clause is the name of the related column in the parent table, और references के बाद जो ये कॉलम नेम है ये आपका प्राइमरी टेबल या फिर जो आप कहते हैं पेरेंट टेबल उसका कॉलम नेम है। The table name after references clause is the name of the parent table or primary table to which the column in current table is related। तो आपकी current table का कॉलम जिस कॉलम से रिलेट कर रहा है ये वही कॉलम नेम होता है। If you skip the related column name in parent table, then by default MySQL will references the primary key of the parent table। अगर आप रेफरेंसेस के बाद यहाँ पे सिर्फ टेबल नेम देके छोड़ देते हो और कॉलम का नेम मेंशन नहीं करते तो उस केस में बाय डिफॉल्ट जो है उस टेबल का यानी कि ये जो पेरेंट टेबल है इसकी प्राइमरी की से जो है आप रिलेट करोगे। इफ यू राइट ऑन डिलीट कैस्केड ऑल्सो, अगर आप यहाँ पे इस कंस्ट्रेंट में ऑन डिलीट कैस्केड मेंशन करते हैं तो उस केस में क्या होगा कि जब आप अपनी पेरेंट टेबल से किसी रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे तो अगर उस रिकॉर्ड से रिलेटेड कोई भी रिकॉर्ड आपकी चाइल्ड टेबल में होगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। एग्जाम्पल समझिए, जो मैंने अभी आपको एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट का एग्जाम्पल बताया था, ऑल्दो जब हम ऑरली एग्जाम्पल कर रहे हैं तो आपके लिए रिलेट कर पाना थोड़ा मुश्किल है, बट क्योंकि ये थ्योरी पार्ट है तो अभी मैं आपको यहाँ पे वर्बली ही बता रही हूँ, बट ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो अगर आपके पास दो टेबल्स हैं, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, अब आपने डिपार्टमेंट टेबल की प्राइमरी की है डिपार्टमेंट नंबर, उसे हम एम्प्लॉय टेबल में एज अ फॉरेन की यूज कर रहे हैं क्योंकि एम्प्लॉयज जो हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो उन डिपार्टमेंट की डिटेल्स जो है वो डिपार्टमेंट टेबल में स्टोर है। तो डिपार्टमेंट टेबल में जो डिपार्टमेंट नंबर है वो प्राइमरी की है क्योंकि वो यूनिक है, हर डिपार्टमेंट की जो एंट्री है वो एक ही बार है। बट एम्प्लॉय टेबल में तो हर एम्प्लॉय जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो वो डिपार्टमेंट जो है मल्टीपल टाइम्स आएगा, जितने उसमें एम्प्लॉयज हैं उतनी बार वो एम्प्लॉय टेबल में रिपीट हो रहा है। तो वो एम्प्लॉय टेबल में फॉरेन की का काम कर रहा है कि एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट की डिटेल आपको चाहिए तो वो आप डिपार्टमेंट की जो पेरेंट टेबल है वहां से आप कलेक्ट कर सकते हैं।
तो अगर हमने ऑन डिलीट कैस्केड लिया, तो अगर आपने बाय चांस डिपार्टमेंट टेबल से, सपोज कीजिए डिपार्टमेंट टेबल में आपका एक डिपार्टमेंट है जिसका नंबर है 10, तो अगर आपने डिपार्टमेंट टेबल से 10th डिपार्टमेंट को डिलीट कर दिया, तो अब जब वो डिपार्टमेंट ही डिलीट कर दिया तो यानी कि उसमें कोई एम्प्लॉय होना ही नहीं चाहिए। तो ऑन डिलीट कैस्केड का मतलब क्या है कि जब आप क्या करोगे, अगर आप प्राइमरी की से कोई रिकॉर्ड प्राइमरी टेबल से कोई रिकॉर्ड डिलीट करोगे तो फॉरेन टेबल से ऑटोमेटिकली हो जाए। यानी कि अगर आपने 10th डिपार्टमेंट की डिटेल्स डिपार्टमेंट टेबल से डिलीट कर दी, तो जितने भी एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट नंबर 10 में काम करते थे उन एम्प्लॉयज की डिटेल ऑटोमेटिकली जो है आपकी टेबल से इरेज हो जाएगी, क्योंकि जब डिपार्टमेंट ही नहीं रहा तो ऑब्वियसली वो एम्प्लॉयज भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो ऑन डिलीट कैस्केड का यही मतलब होता है कि जब आप पेरेंट टेबल से किसी रिकॉर्ड को डिलीट करो तो उस रिकॉर्ड से रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स आपकी चाइल्ड टेबल में हों वो सब जो है ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए। तो अब एक बार बुक से देख लेते हैं। इफ यू राइट ऑन डिलीट कैस्केड ऑल्सो while defining foreign key constraint, then in case a row or a tuple is deleted in parent table, तो अगर आप parent table में कोई रो, कोई tuple, कोई record delete करते हैं, all its related tuples or row in the child table will automatically be deleted। तो उस रिकॉर्ड से रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स आपकी चाइल्ड टेबल में होंगे वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। सेम गोज विद द ऑन अपडेट कास्केड। अगर आप पेरेंट टेबल में कोई अपडेशन करते हैं तो उससे रिलेटेड रिकॉर्ड्स जो हैं वो चाइल्ड टेबल में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। इफ यू राइट ऑन अपडेट कैस्केड ऑल्सो while defining foreign key constraint, then in case a row or tuple is updated in parent table, all its related tuples or rows in the child table will automatically be updated। तो अगर आप पेरेंट टेबल में किसी भी रो या टपल को जो है वो अपडेट करते हैं तो चाइल्ड टेबल में उससे रिलेटेड रोज और उससे रिलेटेड जितनी भी रोज होंगी वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगी। The foreign key constraint can also be applied through foreign key table constraint as shown below। अभी आपने foreign key constraint डिफाइन करने का एक मेथड देखा था जब आप कॉलम के आगे ही जो है रेफरेंस कीवर्ड की हेल्प से कंस्ट्रेंट को अप्लाई करते हैं, लेकिन अगर आप उस कॉलम में नहीं अप्लाई करना चाहते, बाद में उसे मेंशन करना चाहते हैं अलग से, तो आप फॉरेन की हेल्प से भी जो है उसे डिक्लेयर कर सकते हैं। कैसे वो देखिए। सेम वही टेबल है आपके पास, क्रिएट टेबल ऑर्डर, आपने ऑर्डर टेबल जो है वो क्रिएट की। यहाँ पे आपके पास जो है ऑर्डर आईडी आपकी प्राइमरी की है, मॉडल आईडी आपकी एक कॉलम है, आपके पास मॉडल डिस्क्रिप्शन है, सप्लायर आईडी है। अब यहाँ पे जो है आपकी सप्लायर आईडी जो है वो सप्लायर टेबल से ली गई है और जो मॉडल आईडी है वो मॉडल्स टेबल से ली गई है। यानी कि ये दोनों ही जो हैं वो किसी दूसरी टेबल में एज अ प्राइमरी की एक्ट कर रही हैं। तो यानी कि ये दोनों की दोनों कीज जो हैं वो यहाँ फॉरेन की का काम कर रही हैं। तो इन दोनों पे आपको फॉरेन की कंस्ट्रेंट लगाना है। तो यहाँ से आपको एक चीज और क्लियर होगी कि आपकी टेबल में एक से ज्यादा फॉरेन की हो सकती हैं, और वो किस केस में होगा, जब आपकी जो टेबल है वो एक से ज्यादा टेबल्स के साथ रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली आपकी टेबल में एक से ज्यादा फॉरेन की होंगी। आपकी टेबल जितनी टेबल्स से रिलेटेड है उतनी फॉरेन की आपकी टेबल के अंदर डिक्लेयर होंगी, क्योंकि हर एक टेबल से रिलेट करने के लिए आपको एक फॉरेन की चाहिए। तो अगर आप दो टेबल्स को से रिलेटेड हैं तो आपको दो फॉरेन की मिलेंगी। अगर आपकी टेबल जो है वो और 3 टेबल्स से रिलेटेड है तो आपकी टेबल में 3 फॉरेन की होंगी। तो जितनी टेबल्स से आपकी टेबल रिलेटेड है उतने ही नंबर ऑफ फॉरेन कीज आपकी टेबल के अंदर होंगी। तो यहाँ पे मॉडल आईडी जो है वो किस टेबल से रिलेटेड है, मॉडल्स से, तो हमने फॉरेन की कंस्ट्रेंट लगाया विद द हेल्प ऑफ फॉरेन की। अब यहाँ पे आप कॉलम नेम मेंशन करेंगे, क्योंकि अगर आप या तो आप कॉलम के सामने ही डेफिनेशन दे देते मॉडल आईडी स्मॉल इंट नॉट नल रेफरेंसेस मॉडल्स मॉडल आईडी ऑन डिलीट कैस्केड ऑन डिलीट अपडेट, और सिमिलरली सप्लायर आईडी के साथ कंटिन्यू कर देते सप्लायर आईडी स्मॉल इंट नॉट नल रेफरेंसेस सप्लायर्स सप्लायर आईडी ऑन डिलीट कैस्केड ऑन अपडेट कैस्केड। बट यहाँ पे आपने कॉलम डेफिनेशन के आगे जो है कंस्ट्रेंट नहीं लगाया, आप बाद में कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं। तो यहाँ हम फॉरेन की कीवर्ड का यूज करेंगे। तो फॉरेन की राउंड ब्रैकेट में उस कॉलम का नाम लिखेंगे जिसे आप फॉरेन की डिक्लेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप मॉडल आईडी को फॉरेन की डिक्लेयर कर रहे हैं, रेफरेंसेस
किस टेबल को रेफरेंस कर रहा है, ये मॉडल टेबल को, उसके किस कॉलम को बिलोंग कर रहे हैं, मॉडल आईडी को, और साथ में हमने ऑन डिलीट कैस्केड और ऑन अपडेट कैस्केड भी जो है वो मेंशन किया। सिमिलरली सप्लायर आईडी को भी आपको फॉरेन की बनाना है, तो अगेन आपने क्या मेंशन किया, फॉरेन की। इस बार कॉलम नेम क्या है, सप्लायर आईडी। किस टेबल को वो रेफरेंस कर रहा है, सप्लायर को। उस सप्लायर टेबल के कौन से कॉलम से रिलेटेड है, सप्लायर आईडी से रिलेटेड है। और यहाँ पे भी हमने ऑन डिलीट कैस्केड और ऑन अपडेट कैस्केड जो है वो मेंशन किया है। तो आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। ऑल्दो थोड़ा सा ट्रिकी है, डिफिकल्ट है, आप इस चीज़ को अच्छे से रीड कीजिए, वीडियो को एक बार अच्छे से देखिए, सुनिए, चीज़ों को समझने की ट्राई कीजिए। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको गिवन है रोल ऑफ फॉरेन की कंस्ट्रेंट, और इसके बाद जो है आपको टेबल कंस्ट्रेंट गिवन है। तो ये सब जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि आज के लिए जो है आई थिंक काफ़ी हो गया है, और अब जो है आपको चीज़ें, मुझे लगता है कि कंफ्यूजन स्टार्ट ना हो जाए, तो इसलिए हम आज की वीडियो जो है वो यहीं फिनिश करते हैं। बाकी का जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और या फिर एक काम कर सकते हैं, हम अप्लाइंग टेबल कंस्ट्रेंट से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट फॉरेन की कंस्ट्रेंट जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। उसका थोड़ा सा ही पार्ट जो है आपका बचा है कि फॉरेन की कंस्ट्रेंट का जो है रोल क्या होता है। तो एक बार सिर्फ इतना पोर्शन हम देख लेते हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि सिर्फ इतना सा टॉपिक बचेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है, अगर कोई स्टार्टिंग से देख रहा है तो फिर उसे वो पिछली वीडियो से दोबारा से रिलेट नहीं कर पाएगा। तो ये टॉपिक जो है हम कंप्लीट कर लेते हैं। It results into the rejection of insert or update statements if a corresponding value does not currently exist in the primary table. तो जब आपने अपनी टेबल के अंदर फॉरेन की कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है और आप उस टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट कर रही हैं या अपडेट कर रही हैं, तो क्या होगा कि अगर आपका जो आप वैल्यू एंटर कर रही हैं इंसर्शन के टाइम पे या अपडेशन के टाइम पे, अगर वो वैल्यू प्राइमरी टेबल में ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो आप उसे अपनी टेबल में एंटर नहीं कर सकते। इसको आप एग्जाम्पल से समझिए। डिपार्टमेंट टेबल में मान लीजिए आपके पास 5 डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट नंबर 10, 20, 30, 40 एंड 50, ये 5 डिपार्टमेंट्स आपके पास हैं। एम्प्लॉय टेबल में आप अपने फॉरेन की बनाया है डिपार्टमेंट नंबर को, तो अब आप किसी एम्प्लॉय की डिटेल्स एंटर कर रहे हैं और उस एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर आप दे रहे हैं 70। तो क्या ये आपका डाटा एंटर होना चाहिए? आपने उस एम्प्लॉय को डिपार्टमेंट नंबर 70 में डाला है, जबकि आपके पास डिपार्टमेंट नंबर 70 एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ऑब्वियसली वो आपका इनवैलिड डाटा है। तो यही काम आपकी फॉरेन की करती है कि अगर आपकी वैल्यू प्राइमरी टेबल में एग्जिस्ट नहीं करती तो उसे आप इंसर्ट नहीं कर सकते। If on delete cascade option has been set upon deleting a tuple in the parent table, all its related records in the child table get deleted. ये आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। मान लीजिए मैंने किसी एक डिपार्टमेंट को अपने डिपार्टमेंट टेबल से रिमूव कर दिया, तो उससे रिलेटेड जितनी भी रोज, उस डिपार्टमेंट नंबर की जितनी भी रोज आपकी एम्प्लॉय टेबल में होंगी, वो सब ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगी, क्योंकि जब वो डिपार्टमेंट ही नहीं रहा तो उस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज जो हैं उनका कोई रोल नहीं है। In the absence of this clause, it rejects the deletion operation if corresponding records in the child table exist. तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो तो ऑन डिलीट कैस्केड था, बट इन केस अगर आपने ऑन डिलीट कैस्केड ऑप्शन नहीं मेंशन किया है अपनी टेबल में, आपने सिर्फ फॉरेन की लगा दी बट वहां ऑन डिलीट कैस्केड नहीं है, तो अब अगर आपने उस डिपार्टमेंट नंबर 10 को या मतलब किसी भी एक डिपार्टमेंट को डिलीट किया तो क्या होगा? अगर आपने डिपार्टमेंट नंबर 10 डिलीट कर दिया तो एम्प्लॉय टेबल से तो डिपार्टमेंट नंबर 10 के एम्प्लॉयज डिलीट नहीं होंगे और आपका डाटा तो इनवैलिड हो जाएगा। जबकि कंस्ट्रेंट का यूज क्या होता है कि वो डाटा की इंटीग्रिटी मेंटेन करते हैं। तो अगर आपके पास ऑन डिलीट कैस्केड ऑप्शन आपने मेंशन नहीं किया है तो उस केस में आप उस डिपार्टमेंट को डिलीट नहीं कर पाएंगे जिससे रिलेटेड रोज आपकी एम्प्लॉय टेबल में होंगी। अगर आपके एम्प्लॉय टेबल में उस डिपार्टमेंट का एक भी एम्प्लॉय एग्जिस्ट करता है तो आप उस डिपार्टमेंट को डिलीट नहीं कर सकते। तो यानी कि अगर आप मान लीजिए आपको डिपार्टमेंट नंबर 10 को रिमूव करना है तो सबसे पहले आपको एम्प्लॉय टेबल से वो सारे एम्प्लॉयज रिमूव करने होंगे जो डिपार्टमेंट नंबर 10 में काम करते हैं, और उसके बाद ही आप डिपार्टमेंट नंबर 10 की डिटेल्स अपनी डिपार्टमेंट टेबल से रिमूव कर सकते हैं। तो जब तक आपकी चाइल्ड टेबल में
एक भी रिलेटेड रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है, आप अपनी प्राइमरी टेबल से उस डाटा को डिलीट नहीं कर पाएंगे अगर आपने ऑन डिलीट कैस्केड ऑप्शन का यूज नहीं किया है तो। The foreign key column in the child table must references a primary key और unique key column in the parent table। हमारी टेबल में जो भी फॉरेन की कॉलम है वो आपकी जो प्राइमरी टेबल है उसके या तो प्राइमरी की को रेफरेंस करता है और या फिर यूनिक कॉलम को रेफरेंस करता है। प्राइमरी की या यूनिक कॉलम के अलावा वो किसी और कॉलम को रेफर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वैल्यूज रिपीटेड होंगी तो उससे जो है डाटा इनवैलिड हो जाएगा। Both the related columns in the parent table and in the child table should have the same data type। तो related tables में जो आपके कॉलम जो related columns हैं उनका डाटा टाइप जो है वो सेम होना चाहिए। May reference to the same table in which it is being defined, that is it may reference the same table name as in the create table command। तो आप जो है अपनी सेम टेबल के डाटा को भी रेफर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये एक डायग्राम शो किया गया है। ये आपका फॉरेन की कंस्ट्रेंट है, ई कोड ई नेम ये आपकी एम्प्लॉय टेबल है और ये आपकी प्रोजेक्ट टेबल है जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट कोड, उसका डिस्क्रिप्शन, उसकी ड्यू डेट और एम्प्लॉय कोड है। यहाँ पे देखिए ये एम्प्लॉय कोड यहाँ पे जो है आपका प्राइमरी की है और यहाँ पे क्या है, ये फॉरेन की है, राइट। अब अगर आप यहाँ प्राइमरी टेबल से इस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहें जो आपका है 1101 ब्रायन एम E3 12 तो इस एम्प्लॉय को ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट जो है वो एलोकेटेड है। तो अगर आप यहाँ से इस रिकॉर्ड को डिलीट कर देंगे, ये वाला जो आपका रिकॉर्ड है, अगर आप इस रिकॉर्ड को डिलीट कर देंगे तो यहाँ ये प्रोजेक्ट टेबल में जो आपका ये डाटा है ये इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ ये प्रोजेक्ट एक ऐसे एम्प्लॉय को एलोकेट कर रखा है जो आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसीलिए अगर आपने ऑन डिलीट कैस्केड यूज किया है तो जैसे ही आप इस रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे प्रोजेक्ट टेबल से ये रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। और अगर आपने ऑन डिलीट कैस्केड ऑप्शन का यूज नहीं किया है तो आप यहाँ से इस रिकॉर्ड को तब तक डिलीट नहीं कर पाओगे जब तक आपके प्रोजेक्ट टेबल में ये रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है। तो आई होप आपको फॉरेन की कंस्ट्रेंट जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में जो है हम टेबल कंस्ट्रेंट से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए, साथ ही साथ मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको आज की वीडियो जो है वो समझ आई या नहीं आई। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और सिलेबस का कुछ भी पार्ट जो है वो आपसे मिस आउट ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।